आज हम एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी आप कह सकते हैं भारत को सीधा चीन से जोड़ती है। नाम है बोधिधर्मन। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, एक भारतीय राजकुमार आखिर मार्शल आर्ट्स का जनक कैसे बन गया? है ना कमाल की बात। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो बोधिधर्मन ये 5वीं-6ठी सदी के एक महान बौद्ध भिक्षु थे और इनकी कहानी पता है, इतिहास और लेजेंड्स का एक ऐसा कमाल का मिक्सचर है जो हमें सीधे ज़ेन और कुंग-फू की जड़ों तक ले जाती है। उनका जो सबसे बड़ा, सबसे मशहूर कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो था चीन में ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना करना। और इस एक काम ने चीन के कल्चर और बौद्ध धर्म पर इतना गहरा असर डाला कि उसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। क्योंकि ये जो महान भिक्षु थे ना, ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पैदा हुए थे, एक राजघराने में। और यही कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ थे राजकुमार धर्मवर्धन, दक्षिण भारत के एक शाही परिवार में जन्मे, जिनका भविष्य आप जानते हैं सत्ता और दौलत से भरा होना था। और फिर दूसरी तरफ थे भिक्षु बोधिधर्मन, जिन्होंने जवानी में ही बौद्ध धर्म अपना लिया और ध्यान के गहरे रास्ते पर निकल पड़े। मतलब ये एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन था। अच्छा, तो उनकी फिलॉसफी क्या थी? वो महायान बौद्ध धर्म को मानते थे। अब ये बौद्ध धर्म की वो ब्रांच है जो सिर्फ किताबें पढ़ने पर नहीं, बल्कि मेडिटेशन और डायरेक्ट प्रैक्टिस, मतलब सीधे अभ्यास पर बहुत ज़्यादा जोर देती थी। और यही सोच, यही दर्शन उनके आगे के सारे कामों का बेस बना। और अब कहानी उस पॉइंट पर आती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो थी उनकी चीन की महान यात्रा। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक ऐसा मिशन था जिसने ना सिर्फ उनकी लेगेसी को डिफाइन किया, बल्कि पूरे ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म का रुख ही बदल दिया। तो जब वो चीन पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने पाया कि भाई बौद्ध धर्म वहां पॉपुलर तो बहुत है, लेकिन लोग उसके कोर प्रिंसिपल्स को, यानी मेडिटेशन की जो गहरी साधना है, उसे तो भूल ही चुके थे। धर्म का पालन बस बाहरी रीति रिवाजों तक ही सिमट कर रह गया था। तो उनका मिशन एकदम क्लियर था। उन्हें लोगों को सिर्फ बाहरी रिचुअल से हटाकर मेडिटेशन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस के जरिए सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता सिखाना था। वो चाहते थे कि प्रैक्टिस जो है वो अंदर के अनुभव पर फोकस करे। और यहीं से शुरू होती है बोधिधर्मन से जुड़ी सबसे फेमस कहानी और ज़ेन बौद्ध धर्म की स्थापना की कहानी। वो 9 साल का ध्यान जिसने वाकई सब कुछ बदल दिया। ये सब हुआ था चीन के मशहूर शाओलिन टेम्पल में, जो शांताई पहाड़ पर है। और ये जगह आज भी उनकी विरासत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। 9 साल, जरा सोच कर देखिए, पूरे 9 साल एक दीवार की तरफ मुंह करके ध्यान में बैठे रहना। ये उनका डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाता है जो वाकई कमाल का था। और यही उनकी पूरी कहानी का, उनके लेजेंड का आधार बना। और इसी गहरी साधना से जन्म हुआ ज़ेन, या जिसे चान बौद्ध धर्म भी कहते हैं, उसका। बोधिधर्मन ने जो ये शाखा शुरू की, उसका मेन मकसद था कि अभ्यास करने वाले को मन की शांति और मेडिटेशन के जरिए सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाया जाए। अच्छा, तो ये तो हुई उनकी स्पिरिचुअल लेगेसी की बात। अब चलते हैं एक सरप्राइजिंग फिजिकल लेगेसी की तरफ। ये कहानी है कि कैसे मन को ताकतवर बनाने के लिए शरीर को ताकतवर बनाना जरूरी हो गया। ये सवाल तो मन में आता ही है ना कि भाई मेडिटेशन के एक मास्टर ने फिजिकल कॉम्बैट क्यों सिखाया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन था। तो हुआ ये कि जो भिक्षु थे वो घंटों तक गहरे ध्यान में बैठे रहते थे। इससे उनके शरीर काफी कमजोर हो रहे थे। तो बोधिधर्मन ने यह महसूस किया कि एक स्ट्रांग माइंड के लिए एक स्ट्रांग बॉडी भी चाहिए, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बस इसीलिए उन्होंने उन भिक्षुओं को मजबूत बनाने के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइज सिखाएं। और यहीं से आप कह सकते हैं अनजाने में ही शाओलिन कुंग-फू की शुरुआत हो गई। तो इस तरह से मेडिटेशन में मदद करने के लिए जो एक्सरसाइजेस बनाई गई थीं, वो धीरे धीरे दुनिया की सबसे मशहूर मार्शल आर्ट शाओलिन कुंग-फू में बदल गईं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं उनके जीवन और उनकी टीचिंग्स के उस असर पर जो आज भी कायम है। उनकी जो लेगेसी है, उसने सरहदों और डिसिप्लिन्स दोनों को पार किया है। तो उनके असर के जो मेन पिलर्स हैं वो क्या हैं? पहला, ज़ेन बौद्ध धर्म का चीन, जापान और कोरिया तक पहुंचना। दूसरा, शाओलिन कुंग-फू की नींव रखना। तीसरा,
माइंड बॉडी हेल्थ पर उनका जोर जो हमेशा कायम रहा। और चौथा, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन पर उनकी वो टीचिंग्स जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। उनकी मृत्यु कैसी हुई, कब हुई, इसकी डिटेल्स तो इतिहास में कहीं खो गई हैं, हमें नहीं पता। लेकिन एक बात तो साफ है, उनके टीचिंग्स की जो ताकत है वो उनके जीवन के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कहीं आगे निकल गई और आज भी वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। बोधि धर्मन की ये कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक इंसान के विचार और इसकी विल पावर में सच में दुनिया को बदलने की कितनी ताकत हो सकती है।